हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 14 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें पहली थी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय IDEA सम्मेलन में भाग लिया। अब देखिए, कल अपन ने डिस्कस किया था IDEA सम्मेलन क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। मतलब ये लोकतंत्र और जो चुनावी प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहन देता है। तो इसका आयोजन जो है फ्रांस के नीस शहर में हुआ था और इसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भाग लिया। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस के नीस शहर में। और इसमें किसने भाग लिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनेगा। तो देखिए, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बनेगा और इसमें भारतीय नेवी में पहले शामिल INS गुलदार में बनाया जाएगा। और यह जो अंडर वाटर म्यूजियम है ये इस आधार पर बनेगा कि समुद्र में जो इकोसिस्टम है, कोरल रीफ है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके अलावा हमने तीसरी न्यूज पढ़ी थी कि 29वीं भारतीय वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक, इसके बारे में अपने डिस्कस किया था कि भाई ये बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब जो वित्तीय विनियामक संस्थाएं हैं जैसे RBI, सेबी, ED, इन सब ने भाग लिया और इसके बारे में भारत में जो है कि वित्तीय क्षेत्र में किस तरह से कानून बनाया जाए कि भारत के आर्थिक विकास को और प्रोत्साहन मिले, इस बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा हमने पढ़ा था पुडुचेरी के बारे में कि पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बना है। अब देखिए, नेवा प्लेटफॉर्म क्या है? नेवा प्लेटफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेवा प्लेटफॉर्म क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो देश में जो जितनी भी विधानसभाएं हैं उनको पेपरलेस बनाना। वर्तमान में जो पेपर वर्क होता है उसको पूरी तरह से पेपरलेस करके डिजिटली विधानसभा में कन्वर्ट करना इसका उद्देश्य है। तो पुडुचेरी ऐसा करने वाला 19वां विधानमंडल बना है। देखिए, इसमें नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का पहला विधानमंडल या विधानसभा थी नागालैंड विधानसभा, जो 2022 में बनी थी। तो अगली न्यूज हमने पढ़ी थी, देखिए, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए सेज के नियमों में संशोधन किया गया रिसेंट। अब देखिए, सेज क्या है? सेज, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे राजस्थान में निमराना, गिलोट, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इसके नियमों में संशोधन किया गया। अब सेज किस लिए स्थापित किए जाते हैं? सेज जो है किसी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। और इसमें छूट क्यों दी गई है? उसका रीजन है कि अभी रिसेंट भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण के लिए इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए इनके नियमों में संशोधन किया गया। अब इनके नियमों में हमने पढ़ा कि जो भूमि की आवश्यकता है, जो लैंड की नीड रहती है, उसमें उसकी आवश्यकता को कम करके 50 हेक्टेयर से कम करके 10 हेक्टेयर कर दिया गया। इसके अलावा जो लोन अमाउंट में भी इसमें छूट का प्रावधान किया गया ताकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा लगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था, देखिए, ये एक ILO की रिपोर्ट पढ़ी थी कल। ILO मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वह 19% से बढ़ के 64.3% हो गई। अब इसका सामाजिक सुरक्षा कवरेज का क्या मतलब था? सामाजिक सुरक्षा कवरेज का मतलब कि जैसे जो भारत में जिन्हें भी आवश्यकता अनुसार जो योजनाएं संचालित होती है, वंचित वर्ग है या महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए या दिव्यांगों के लिए, तो उन सभी के कल्याण के लिए जो योजना संचालित की जाती है वह सामाजिक सुरक्षा कवरेज में आता है। तो यह 2015 में 19% थी और अभी वर्तमान में 2025 में 64.3% हो गई। इसके अलावा भारत में जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों की संख्या 94 करोड़ तक हो गई। यह विश्व स्तर पर भारत, इसके आधार पर भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितनी हुई, 64.3, और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर कितने, कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को जो महिला कृषक है, तो महिला कृषक के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता था कि भाई महिला कृषकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो वर्ष 2026 को। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा है, देखिए, ब्राजील और फ्रांस ने ब्लू NDC चैलेंज पहल की शुरुआत की है।
देखिए जो फ्रांस के नीस शहर में अभी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ, अब वहां पर फ्रांस और ब्राजील ने एक पहल शुरू की है, ब्लू एनडीसी चैलेंज। तो ये जो पहल है ये पर्यावरण संरक्षण और महासागर संरक्षण से संबंधित है। सॉरी, आपकी जबकि ये दोनों ने शुरुआत की है। अब आपको याद करने का तरीका क्या है, देखिए महासागर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हुआ और ब्राजील में इस बार COP30 जो पर्यावरण संरक्षण क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन, उसका आयोजन होगा ब्राजील में। तो ब्राजील और फ्रांस ने एक पहल शुरू की है, न्यू एनडीसी चैलेंज। इसके अलावा हमने UNFPA की एक रिपोर्ट आई थी जनसंख्या से संबंधित और फर्टिलिटी रेट से संबंधित, तो उसमें UNFPA की रिपोर्ट का नाम था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। अब इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था कि भारत की वर्तमान जनसंख्या जो है वह लगभग 146 करोड़ हो गई है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्होंने जो प्रजनन दर के बारे में, फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया था कि भारत की वर्तमान में प्रजनन दर 1.9 है, जो नॉर्मल 2.1 से वर्तमान में कम है। भारत की जो जनसंख्या है वह 2060 के दशक तक बढ़ती जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी। तो ये इस रिपोर्ट में था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भारत वर्तमान में जो है एक तो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है। इसके अलावा इसमें बताया था कि भारत की कार्यशील जनसंख्या, देखिए कार्यशील जनसंख्या वह होती है जो 15 से 64 वर्ष जो काम करने लायक उम्र है, काम करने लायक लोग है, उसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। तो भारत में वर्तमान में कार्यशील जनसंख्या जो है वह 68% है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। मतलब काम करने योग्य जो लोग हैं वो भारत में वर्तमान में सबसे अधिक है। भारत में अभी सबसे युवा आबादी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था, देखिए आरबीआई ने एक स्कीम शुरू की थी आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर पुस्तक लेखन, हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए ये योजना शुरू की। यह योजना शुरू की है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की, और इसके तहत टॉप 3 जो पर्सन है उनको 1,25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह योजना आरबीआई ने शुरू की है आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो सर्वाधिक मुक्त रूप से विचरने वाले तेंदुओं वाला देश का पहला महानगर, देखिए यहाँ पे मेट्रोपोलिटन सिटी के बारे में ये न्यूज है। क्या न्यूज है कि जैसे जो तेंदुए है, तेंदुए देखिए एक तो जैसे मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसके अलावा जो है मेट्रोपोलिटन सिटीज में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या वाला शहर कौन सा है, तो वो शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या वाला मेट्रोपोलिटन शहर है। तो ये रिसेंट अभी चर्चा में रहा। इसके अलावा हमने पढ़ा था खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, ये मंगोलिया के उलान बटर में आयोजित हो रहे हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसमें भारत भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी विथुट पहल। विथुट पहल शुरू हुई है, बीज बोल नवीनीकरण पहल है, ये केरला सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत क्या है कि जो जहां पे कम आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा बीजों की वर्षा से पौधारोपण किया जाएगा और वहां पे वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं वो अपने कल पढ़ी थी। आज की अपन जो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो पहली न्यूज है वह है कि यशस्वी सोलंकी से संबंधित। तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी देश के राष्ट्रपति जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है उनकी पहली एडीसी बनी है। ठीक है, अब एडीसी क्या होता है, एडीसी का फुल फॉर्म होता है एड डी कैंप। एड डी कैंप क्या होता है, देखिए एडीसी वो व्यक्ति होता है, महिला होती है, पुरुष होता है, जो राष्ट्रपति के हमेशा साथ रहते हैं और राष्ट्रपति के लिए मतलब एक तरह से आंख और कान की तरह कार्य करते हैं कि क्या कहाँ सम्मेलन है, क्या कहना है, कहाँ पे जाना है, तो वो पूरा एडीसी के जिम्मे होता है। तो देश की पहली महिला एडीसी बनी है यशस्वी सोलंकी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो देश की पहली महिला, राष्ट्रपति की देश की पहली महिला एडीसी कौन बनी है, यशस्वी सोलंकी। इससे पहले हमने अभी रिसेंट थोड़े टाइम में डिस्कस किया था कि राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी थी मनीषा पाढ़ी, जो मणिपुर के राज्यपाल की महिला एडीसी बनी थी। तो देश राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी बनी है। अब अपन और डिटेल में बात करें तो देखिए राष्ट्रपति के 5 एडीसी होते हैं, 3 थल सेना, 1 वायुसेना और 1 नौसेना से। तो यशस्वी सोलंकी जो है वो नौसेना से है और महिला एडीसी है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यशस्वी सोलंकी देश की पहली महिला एडीसी बनी है राष्ट्रपति की। इसके बाद हम लोग न्यूज की बात करें तो देखिए तीसरा ITU-T फोकस ग्रुप की बैठक हुई है। अब देखिए ITU-T क्या है, ITU-T है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और इसमें टी का फुल फॉर्म है जो टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है उसकी बैठक। तो उसकी बैठक कहाँ हुई, उसकी बैठक हुई नई दिल्ली में। यहाँ पे इसका ये इंटरनेशनल समिट, इंटरनेशनल बैठक थी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए
ये FG क्या है, फोकस ग्रुप है। AINN की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरेटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटिव फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेलीकम्युनिकेशन, जो दूर संचार क्षेत्र है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से यूज किया जाए ताकि वो भारत के हर दूर दराज के क्षेत्र में भी उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। तो ये उसका उद्देश्य था। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपके इंपॉर्टेंट जो और एस्पेक्ट्स क्या है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग काउंसिल में इसका आयोजन किया गया और जो दूरसंचार विभाग है भारत का, वह इसने आयोजन किया। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है वो क्या है, वो अपन बात करें तो पहला है, देखिए इसके जो 2030 की जो सम्मेलन होगी उसकी मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, पहली चीज ये। और दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भारत सरकार ने एम रेवती को ITU रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के निदेशक पद हेतु नामित किया है। और एम रेवती इस पद पर नामित होने वाली पहली महिला है। तो यहां से आपके देखिए 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ITU फोकस ग्रुप की बैठक कहां हुई, ये नई दिल्ली में हुई। और ये इसका उद्देश्य क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल को टेलीकम्युनिकेशन में बढ़ावा देना। दूसरा क्या है कि इसकी जो है 2030 के सम्मेलन की मेजबानी भी कौन करेगा, भारत करेगा। और इसमें एम रेवती जो है वो ITU के रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो की निदेशक पद पर नामित होने वाली पहली महिला बनी है जो केंद्र सरकार ने इसमें नामित किया है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है आपके टाइगर क्लो अभ्यास। अब ये टाइगर क्लो जो सैन्य अभ्यास है ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया और US के बीच में जो स्पेशल फोर्सेस है उनके बीच में आयोजित होने वाला पहली बार अभ्यास है। अब इसमें क्या चीज है स्पेशल, देखिए जो स्पेशल फोर्स है नेवी की जो इंडियन एयरफोर्स, इसकी नेवी की स्पेशल फोर्स को बोला जाता है गरुड़। और इसके अलावा जो यूएस की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स है उनके बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा पहली बार। तो इस सैन्य अभ्यास का नाम है टाइगर क्लो। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा टाइगर क्लो अभ्यास किन देशों के बीच हुआ, तो भारत और USA इसके स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुआ। इसके अलावा जो है भारत और USA के बीच में जो कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते। देखिए वज्र प्रहार अभ्यास है, यह अभ्यास भारतीय सेना और USA की सेना के बीच में होता है। जबकि संगम जो है वो नेवी की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होता है, भारत और अमेरिका की। तो भारत की जो स्पेशल फोर्स है नेवी की उसको बोलते हैं मार्कोस, और अमेरिका की बोलते हैं नेवी सील्स। भारत की बोलते हैं मार्कोस और USA की बोलते हैं नेवी सील्स। इसके अलावा जो है कोप इंडिया एक एक्सरसाइज होती है एयरफोर्स के बीच में भारत और अमेरिका की, उसमें उस सैन्य अभ्यास का नाम है कोप इंडिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट अभ्यास है टाइगर क्लो इसीलिए है कि ये पहली बार नेवी के स्पेशल फोर्सेस के बीच में आयोजित हो रहा है और इसका नाम अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो देखिए शक्ति 2025, ये आपने सुन रखा होगा, ये भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास है। अब देखिए अब इसमें क्या है, ये आयोजन कहाँ होता है, कई बार जैसे भारत में होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेसिफिकली अगर आप स्टेट वाइज है तो अगर किसी स्टेट में होता है तो वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शक्ति युद्धाभ्यास जो है वह इस बार फ्रांस में आयोजित होगा। फ्रांस में कहाँ होगा, ला कैवेलरी में इसका आयोजन होगा। पिछली बार इसका आयोजन भारत में हुआ था। ये जो है बारी बारी से देशों में आयोजित जो दोनों देशों के बीच में होता है अल्टरनेट तरीके से। तो अगर अपन बात करें कि अन्य अभ्यास कौन कौन से है भारत और फ्रांस के बीच में, तो एक है फ्रिंजेक्स आप इजीली गेस कर सकते हैं कि FR मतलब फ्रांस और IN मतलब इंडिया। जबकि शक्ति का आपको ध्यान रखना है, भारत और फ्रांस के बीच में यह सैन्य अभ्यास है। आगे हम बात करें एक और जो अभ्यास है वो है गरुड़ नाम से अभ्यास जो है वो भी भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होता है। और गरुड़ जो है यह भारत की इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस का नाम है, अभी अपने डिस्कस किया। तो ये चीज इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए थल्लिकी वंदनम योजना है, अभी रिसेंट चर्चा में रही है। देखिए आजकल जो करंट अफेयर्स में है आपके स्टेट PCS के हिसाब से भी और UPSC के हिसाब से भी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती है, राज्यों की स्कीम होती है या जो काफी चर्चा में रहती है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थल्लिका वंदनम योजना किस राज्य से संबंधित है, थल्लिका वंदनम योजना जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया 12 जून को। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिए ये बेसिक जो आपको सार बताऊं, यह एक तरह से आर्थिक सहायता देती है योजना। अब किनको आर्थिक सहायता किसके अकाउंट में जाता है, ये स्पेशली जो है स्टूडेंट्स होते हैं, जो बालक बालिकाएं होती हैं, उनके माओं के खाते में जाता है। इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और माओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना।
तो इसमें क्या है, टोटल 15,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें 13,000 रुपए तो बच्चों की माँ के खाते में जाते हैं, जबकि 2,000 स्कूल डेवलपमेंट के लिए उनके खाते में, स्कूल के फंड में जाते हैं। तो टोटल 15,000 रुपए की राशि है। अब इसके जो टोटल लाभार्थी रहेंगे वो 67 लाख लगभग रहेंगे, और इसमें जो स्टूडेंट्स की पात्रता है वह कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की इसमें पात्रता रहेगी। तो थलिका वंदनम योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। ये एक आर्थिक सहायता योजना है जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माँ के खाते में दी जाती है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, लोक संवर्धन पर्व। ये लोक संवर्धन पर्व जो है यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनमें जो है रोजगार को प्रोत्साहन देना, उनकी संस्कृति को संरक्षण से संबंधित जो है उसके लिए ये आयोजित किया गया। अब ये आयोजन कहाँ किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने किया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है। अब इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो केंद्र सरकार की एक तरह से पॉलिसी रही है अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये इसकी थीम रही है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और उनके जो है आपके प्रोत्साहन, उनके जो संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये आपके लिए इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहती है करंट अफेयर्स में। ये वार्षिक रूप से जारी की जाती है, और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी की जाती है। अभी रिसेंट जारी हुई है। देखिए, इस रिपोर्ट को जारी करने के 4 आधार है। किस आधार पर यह रिपोर्ट जारी होती है, तो इसका एक है आर्थिक भागीदारी, जो है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कैसा है महिलाओं का, और उसमें शिक्षा कैसी है महिलाओं की, स्वास्थ्य कैसा है, और राजनीतिक रूप से महिलाओं का क्या रोल है, उसके आधार पर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जाती है, महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो है वैश्विक समानता अभी कोविड-19 के बाद में बढ़ी है, और ये वर्तमान में ग्लोबल लेवल पर कितनी रही है, 68.8%। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि अभी रिसेंट भारत में जो वैश्विक स्तर पर जो है लैंगिक समानता बढ़ रही है, पुरुष और महिलाओं के बीच में भेद कम हो रहा है। इसके अलावा जो इसमें शीर्ष जो देश है वह रहा है आइसलैंड। एक तो शीर्ष देश ध्यान रखना, और भारत की स्थिति क्या है वो अपन इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करते हैं। तो आगे हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो देखिए, भारत इसमें इस बार 131वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछली बार ये 129वें स्थान पर था। कई बार केंद्र सरकार और कई देश इस रिपोर्ट पर आरोप भी लगाते हैं कि ये एक तरह से बायस्ड रिपोर्ट है, इसका सही से विश्लेषण नहीं होता है। हालांकि ये वर्ल्ड लेवल पर जारी की जाती है, तो इसमें कई संशय भी है, और कई देश इसको मान्यता भी देते हैं। तो भारत का इसमें 148 देशों की सूची में 131वां स्थान है। अभी मैं कंट्रोवर्शियल की अपन बात करें तो अभी अपन जो साउथ एशिया के देश है उसका अपन विश्लेषण करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वाकई में कई मुद्दों पर यह लगता है कि यह एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है। इसमें बायसनेस के आधार पर इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो भारत की अपन बात करें अभी, तो वर्तमान में भारत की रैंक है 131वां, और इसमें जो स्कोर है भारत का वो है 64.1%, जो कि वैश्विक स्तर पर 68 था, भारत का 64.1 है, और भारत की रैंक का ध्यान रखना 131वां, जो पिछले वर्ष से कम है। अब आगे अपन बात करें, दक्षिण एशिया में भारत को इस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर दिखाया गया है। तो केंद्र सरकार ने एक तरह से ये रिपोर्ट खारिज की है कि ये एक तरह से बायस्ड रिपोर्ट है। आगे हम लोग इसका और विश्लेषण करें तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि भारत का प्रदर्शन बात करें तो ये देखिए आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उसमें ये इतना डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं या यूपीएससी के लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत का प्रदर्शन की बात करें 131वां रहा। भारत का जो 4 पैरामीटर है, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक लेवल पर भारत का क्या प्रदर्शन रहा उसके बारे में बात करें तो भारत की भागीदारी आर्थिक स्तर पर इसमें स्कोर रहा है 40.7%, और इसमें सभी में आय समानता, आर्थिक भागीदारी और श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई है भारत की। इसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा में बहुत अच्छा स्कोर है भारत का। महिला के संदर्भ में 97.1% शिक्षा और साक्षरता और उच्च शिक्षा में भी भारत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य में भी भारत का पॉजिटिव रुख रहा है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। एक लेवल पे राजनीतिक सशक्तिकरण जो है उसमें डेफिनेट पिछली बार की तुलना में भारत के प्रदर्शन में कमी आई है, क्योंकि महिला जो सांसद है उनके निर्वाचन में भी कमी आई है। तो यहाँ पे महिला सांसद जो है
13.8% रही है भारत में, और महिला जो मंत्री है वो 5.6% है। तो जो राजनीतिक सशक्तिकरण है महिलाओं का, उसमें भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। बाकी आर्थिक भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत का प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तो ये भारत के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो तो एक तो रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और भारत का स्थान इसमें रहा है 131वां, जबकि पहले स्थान पर है आइसलैंड। तो ये सबसे आपके इंपॉर्टेंट है। आगे अपन साउथ एशिया जो है, दक्षिण एशिया का विश्लेषण करें तो इसमें बांग्लादेश पहले स्थान पर रहा है। बांग्लादेश इसमें पहले स्थान पर रहा है, और बांग्लादेश ग्लोबल लेवल पे 24वें स्थान पे रहा है। तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, उसके बारे में, रिपोर्ट को कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जा रहा है, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट होगा। देखिए बांग्लादेश अभी वर्तमान में आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। वहां की जो प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस। तो वहां पे जो है महिलाओं के अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, उन्हें उनका बलात्कार, जबकि उनको बुर्के में रखना, इस तरह की घटनाएं हो रही है। उसी दौरान ये रिपोर्ट जारी की गई, और उसमें बांग्लादेश को साउथ एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता बताया गया। तो इस कारण से कई देश इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं कि ये रिपोर्ट एक तरह से बायस्ड है। और इसके अलावा अपन साउथ एशिया में बात करें तो देखिए भारत से ऊपर जो है 4 देश है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो यहाँ पे इनका प्रदर्शन भारत से अच्छा रहा है। इसके अलावा जो है सबसे अंतिम स्थान पर जो है मालदीव है, सॉरी पाकिस्तान है। सबसे अंतिम स्थान पर 148वें स्थान पर पाकिस्तान की स्थिति है। तो ये आपके पूरा ओवरऑल जो इस रिपोर्ट का एनालिसिस है वो है। अब साउथ एशिया में जो पहले स्थान पर देश रहा है वो बांग्लादेश है। तो आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए नेक्स्ट न्यूज जो और इंपॉर्टेंट डेज से संबंधित है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, बाल श्रम के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसमें कमी लाना। इसकी जो थीम है वह है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। जो बाल श्रम से संबंधित है उसकी प्रोग्रेस अभी ठीक है, लेकिन उसको और बढ़ाने की जरूरत है, ये इसकी थीम है। अब देखिए बाल श्रम से संबंधित जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम के निषेध से संबंधित है। तो ये आपकी आज की टोटल जो न्यूज समरी है उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।